नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। ये नजर डालते हैं खास खबर पर। खबर हरदोई से है, जहां पे संडीला में इस बार फागुन का रंग कुछ खास नजर आया। गल्ला मंडी स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में आयोजित फागुन महोत्सव और होली मिलन समारोह ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और उत्साह के रंग में रंग दिया। की पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च 2026 रविवार के मौके पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में दूर दूर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा खाटू श्याम की पूजन अर्चना के हुई, जिसके बाद मंदिर परिसर में भक्ति का ऐसा माहौल बना दिया कि हर कोई बाबा श्याम के जयकारों में डूबता हुआ नजर आया। शाम होते ही बता दें कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने खचाखच भर गया और फिर शुरू हुआ भव्य संकीर्तन, जिससे माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। शाम 7 बजे से शुरू हुआ संकीर्तन में दिल्ली से आए प्रसिद्ध भजन गायक ऋतिक गुप्ता ने बाबा श्याम के भजनों की ऐसी रसधार बहाई की श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा जैसे भजन ने पूरा पंडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। भजनों की धुन पर श्रद्धालु भक्ति में डूबकर नाचते हुए झूमते हुए नजर आए। वहीं वृंदावन में पधारे हरिकथावाचक संत बाबा अमन मिश्रा ने अपनी ओजस्वी वाणी और आध्यात्मिक प्रवचनों ने उनके भक्ति से रस सराबोर कर दिया और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करता है उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कार्यक्रम स्थल की प्राचीन हनुमान मंदिर के निकट खाटू श्याम मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर के बगल में गला मंडी सुंदरिया बाग संडीला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरे परिसर में रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था, जिससे माहौल और भी भव्य और आकर्षक दिखाई दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेलकर बाबा श्याम के दरबार में भक्ति का अनूठा रंग बिखेरा। फूलों की खुशबू, भजनों और धुन के बीच पूरा मंदिर परिसर भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, जिससे चारों ओर उत्सव जैसा माहौल बन गया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में माथा टेककर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के अध्यक्ष में पवन गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, श्याम पंडित, अजय शंकर गुप्ता, सोनू गुप्ता, विक्रम बहादुर, नीलू विश्वकर्मा सहित मंदिर परिवार के सदस्य का विशेष योगदान रहा। मिलन समारोह ये खाटू श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से प्रथम बार रखा गया है और ये पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च 2026 दिन रविवार को एक प्रोग्राम रखा गया था कि संडीले की जितनी भी श्याम प्रेमी हैं सब इस महोत्सव में आके भजन कीर्तन सुने और सभी एक दूसरे से होली मिलन समारोह का सम्मान करें। और इसके लिए हम लोगों ने कम से कम 2 महीने पहले से ही इसका जो है प्रोसीजर तैयार किया गया था कि अब इस वर्ष जो है फाल्गुन महोत्सव रखा जाए, जिससे संडीले के जितने भी हमारे प्रतिष्ठित आदमी हैं, जितने भी हमारे श्याम प्रेमी भाई बंधु हैं, सभी लोग आके इस प्रांगण में सभी एक दूसरे से गले मिले और एकता बनाए रखें। खबर सीतापुर से है, जहां पे खेल कार्यालय सीतापुर द्वारा आज खेल निदेशालय के तत्वाधान में ओपन स्टेट आमंत्रण पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागिताओं के उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के कर कमलों के द्वारा किया गया और इस मौके पर उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के अवसर श्री नेतई सरदार और समस्त निर्णायक आशीष सिंघानिया, प्रबंधन सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सीतापुर, राज शर्मा जिला व्यायाम शिक्षक, जिला खेल कार्यालय और सीतापुर खेल प्रशिक्षक सुरेंद्र कुमार लाल, अरुण गौतम, मयंकानंद, देवेंद्र कुमार और खेल कार्यालय महमूदाबाद के प्रशिक्षक जय शंकर और समस्त स्टाफ खिलाड़ी आदि गण उपस्थित रहे। सर्वप्रथम क्रीड़ा अधिकारी महमूदाबाद राजेश सोनकर के द्वारा मुख्य अतिथि के बुके देकर संजीव कुमार उप क्रीड़ा अधिकारी के द्वारा बैच लगाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया और गुब्बारे छोड़कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी के द्वारा अपने संबोधन में जिलाधिकारी को प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतियोगिताओं में कुल 10 टीम
टीमों ने प्रतिभाग किया। सीतापुर 2 और कानपुर 3, वाराणसी 4, गाजीपुर 5, बरेली 6, हरदोई 7, गोरखपुर 8, उन्नाव 9, पीलीभीत में 10 और बस्ती। पहला मैच उन्नाव बनाम पीलीभीत के माध्यम से खेला गया, जो कि 0-0 के बराबरी पर समाप्त हुआ। दूसरा मैच सीतापुर बनाम कानपुर मध्य खेला गया, जिसके मैच में कानपुर 2-1 से विजय प्राप्त हुआ। खबर आपको दें कि कानपुर से, जहां पे विश्वकर्मा समाज के होली मिलन समारोह में जुटी सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां। जी हां, कानपुर नगर में अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा का अखिल भारतीय विश्वकर्मा यूथ ब्रिगेड संयुक्त नेतृत्व में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लेकर आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और अखिल भारतीय विश्वकर्मा यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रोहित विश्वकर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों को स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र स्वर्णकार और राजनीतिक भागीदारी मंच पंडित ओपी शर्मा और भरद्वाज, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीर सिंह यादव, पंडित राघवेंद्र शर्मा, कानपुर देहात चंदन उत्तम, शोभित राजपूत और सौरभ विश्वकर्मा, रामवीर यादव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष मनोज यादव, शकील अली, रामाशंकर फौजी तथा लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष बीरू कुशवाहा सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। वही आपको कहते हैं कि गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और समाज में एकता, भाईचारे तथा सामाजिक सहयोग को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में रोहित विश्वकर्मा ने सभी अतिथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के लोग सभी लोगों को सहयोग और आशीर्वाद उन्हें आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा देता रहेगा। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? मैं पंडित राघवेंद्र शर्मा, अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा का प्रदेश सचिव। आज हमारी संस्था द्वारा कानपुर की धरती पर यशोदानगर क्षेत्र में प्रथम होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सामाजिक समरसता, सद्भाव तथा मनुष्यता के प्रति समर्पण। यानी होली के रंग सिर्फ हमारे समाज में न रहें, होली के रंग हमारे जीवन में भी होने चाहिए, जैसे सफेद रंग शांति का। कितने वर्षों से लगभग ये प्रथम बार है और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी ये जो पूरी यूथ टीम द्वारा ये आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय बड़े भाई जितेंद्र स्वर्णकार जी, जो आगरा से चलकर हमारे विशेष आग्रह पर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। द्वितीय हमारी बहुत ही सारी बड़ी बहन कहेंगे पूजा भारद्वाज जी। तृतीय हमारे बड़े भाई पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, जो बनारस से चल के आए हैं। और हमारे देना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से समाज को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते कि सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम, तालमेल सब बनाकर रखो। यही आपकी ऊर्जा, आपके संगठित होने का एकमात्र साधन है। ये साधन आपके पास है तो आप राजा हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या परिचय और मुख्य अतिथि के रूप में आए, क्या संदेश? मेरा नाम जितेंद्र वर्मा स्वर्णकार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच और आगरा का निवासी हूँ। पूरे भारतवर्ष में 17 राज्यों में हमारा संगठन चल रहा है और आज ये विश्वकर्मा, हमारा अखंड ब्राह्मण विश्वकर्मा संघ का जो होली मिलन समारोह है, तो कहीं ना कहीं ये मिशन 2027 की आवाज है। इस तरीके से भव्य अलौकिक होली मिलन समारोह के रूप में, समरसता के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। समाज में कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक का होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक भागीदारी का अभाव है और इस अभाव को प्रभाव में बदलने के लिए और होली का अवसर है और इस होली के अवसर पर होली मिलन के माध्यम से हम कहीं ना कहीं मिशन 2027 की आवाज को उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चौथे स्तंभ मीडिया के हो, आप हमारी आवाज को उठाते हो। सबसे पहले साधुवाद, अभिनंदन आपका। फिर यहाँ पर बुलाने के लिए राघवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अवधेश जी का धन्यवाद। विश्वकर्मा समाज एक 5 समूह से बना हुआ है, काष्ठकार, लोहकार, ताम्रकार, हमारे ठठेरे भाई, लोहकार, शिल्पकार और स्वर्णकार। और एकता के रूप में हम लोग एक माला बना चुके हैं और इस माला को मिशन 2027 की आवाज में अब की बार सदन में 20 पार का नारा है हमारा। और ये होली मिलन समारोह पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और इसकी आज कड़ी कानपुर है।
वर्तमान सरकार के लिए आप क्या संदेश देते हैं? वर्तमान सरकार बहुत अच्छी सरकार है और हम उस सरकार में हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज के बल पे हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। सरकार के साथ है हम, लेकिन ये समाज का कार्यक्रम है। ये मेरे भाई है, कोई भी जिस पार्टी में रहे तो वो मेरा भाई है। हम लोग चाहते हैं ये पांचों भाई जो इकट्ठा हो चुके हैं, ये सदन में 20 पार की संख्या में पहुंचे, पार्टी वो कोई भी हो। क्योंकि कोई समाजवादी पार्टी से कार्य कर रहा है, उसका प्रभाव समाजवादी पार्टी में होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। तो हम हर पार्टी से मांग करते हैं कि वो हमें अपना हिस्सा दे। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार सुनार समाज को कोई टिकट नहीं दी, हम चाहते हैं इस बार समाजवादी पार्टी भी टिकट दे। हम चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी टिकट दे, हम चाहते हैं अनुप्रिया पटेल टिकट दे, हम चाहते हैं कांग्रेस टिकट दे, हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार 1 टिकट दी, ये 5 में पहुंचे। समाजवादी पार्टी भी 5 टिकट दे। हमारे समाजवादी पार्टी में बहुत सारे भाई काम कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज अब एक हो चुका है और विश्वकर्मा समाज के जितने भी हमारे लोकप्रिय बंधु हैं, वो विश्वकर्मा समाज के लोगों को जिताना चाहते हैं, पार्टी कोई भी है। आज आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में कैसा आपको लगा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय देती हूँ। मैं पूजा भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी से, और ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, तो यहाँ पॉलिटिकल हम बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम एक होली मिलन समारोह में हैं, एक ब्राह्मण समाज, विश्वकर्मा समाज के तले बैनर के नीचे हम लोग एकजुट हुए हैं। तो ये बुराई पे अच्छाई की विजय का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। तो हम सब मिलजुल के इसको खुशी को मनाते हैं और होली के त्योहार की आप सबको शुभकामनाएं। खबर जौनपुर जिले से है, जहां पर बता कि जहां पर एलपीजी गैस के कालाबाजारी पर शिकंजा कसते हुए आपदा की पूर्ति विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 53 अवैध गैस सिलेंडर बरामद, जिसे कब्जे में लेते हुए संबंधित दुकानदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार शाही द्वारा गठित टीम ने आपको देखिए गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गाँव स्थित केशवपुर रेलवे फाटक के पास मौर्य जलपान गृह का छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान दुकान के पीछे तथा रेलवे लाइन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडाफोड़ मिला। टीम ने आपको देखिए मौके से 16 भरे और 37 खाली सिलेंडर सहित कुल 53 एलपीजी सिलेंडर बरामद किया। लगभग 2 घंटे तक चली इस छापेमारी से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। जांच के दौरान दुकानदार इन सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध कागजात या रिकॉर्ड प्रस्तुति नहीं कर सका। साथ ही रेलवे पटरी के बेहद करीब सिलेंडरों का भंडाफोड़ होना सुरक्षा के लिहाजा से बहुत गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। देखिए, इसमें विगत सप्ताह से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी उपभोक्ता को घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें जनपद में वर्तमान में जो हमारा प्रतिदिन की आपूर्ति है वो सामान्य है। उपभोक्ताओं को 3 से 4 दिन के अंदर गैस प्राप्त हो रही है। तो इसके अतिरिक्त जो हमारा एलपीजी का व्यावसायिक है, उसमें क्योंकि प्लांट से अब सप्लाई नहीं मिल रही है, जो हमारे स्टॉक में उपलब्ध था एजेंसियों के, वो ही जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके द्वारा प्राप्त करके अपना कार्य किया जा रहा है। बहुत से स्थानों पर वैकल्पिक चीज़ों को भी अपनाया गया है ताकि गैस की खपत को सीमित किया जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रवर्तन कार्रवाई को भी प्रारंभ किया है और उस प्रवर्तन कार्रवाई के अंतर्गत लगातार निरीक्षण और छापे की कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने अब तक कुल मिला के जो कार्रवाई है उसमें हम लोगों ने 7 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की है, जिसमें 144 घरेलू गैस सिलेंडर और 58 व्यावसायिक सिलेंडर हम लोगों ने जब्त किए हैं और 7 एफआईआर में 7 लोगों को नामजद किया है। आज जो छापेमारी की वहाँ पर कितने सिलेंडर घरेलू थे, कितने कामर्स? आज जो कार्रवाई की गई है वो केशव जलपान गृह पे की गई थी। उसमें कुल 53 घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिसमें से 16 भरे थे और 37 खाली थे। ये व्यावसायिक सिलेंडर की इतनी बड़ी मात्रा अपने आप में ही एक अवैध कार्य था। इसमें एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इतनी कड़ाई के बाद भी इतने सिलेंडर कैसे बरामद हुए? जैसे अभी घर में बरामद हुआ, फिर यहाँ शहर में बरामद हुआ, इतनी कड़ाई के बाद कहाँ से नहीं, जो भी दुरुपयोग कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और ये गहन विवेचना का विषय है और इसमें
FIR दर्ज कराई गई है और निश्चित रूप से जो लोग दोषी हैं, जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें जो है सजा निश्चित तौर पे छापेमारी अब तक खबर सहजपुर से, जहां पे थाना शाहबाद पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रयास में मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 16 मार्च 2026 को एक महिला थाना शाहबाद में तहरीर देकर आरोप लगाए कि ग्राम तड़ेर निवासी छबलू उर्फ अवनीश पुत्र खुशीराम ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत करने का प्रयास किया। पीड़िता की मांग की तहरीर के आधार पर थाना शाहबाद में 144 धारा 26 और 74/351 BNST में 7-8 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद थाना शाहबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी छबूलाल उर्फ अवनीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस गिरफ्तारी में उप निरीक्षक राजेश चौधरी और कांस्टेबल मगेश प्रजापति थाना शाहबाद की टीम शामिल रही। खबर गाजियाबाद से, जहां पे पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 6 घंटे में किया बैंक मैनेजर के हत्यारे को गिरफ्तार। जी हां, गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना पुलिस बैंक मैनेजर के हत्यारोपी रविंद्र हुड्डा और साथ ही शिषपाल को गिरफ्तार किया है। सैलरी और छुट्टी लेकर हुए विवादों में मारी थी गोली। बैंक मैनेजर की हत्या उद्देश्य से ही पहुंचे थे दोनों आरोपी। सैलरी कम देने से नाराज था आरोपी और 2018 में आर्मी से रिटायर हुआ था। बलराम नगर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के गार्ड रविंद्र हुड्डा ने मामूली विवाद में मैनेजर अभिषेक शर्मा के सीने में 12 बोरे की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना सोमवार दोपहर करीब 1:45 की बताई जा रही, जिसके बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह छुट्टी को लेकर चल रही थी, रंजिश बताई जा रही थी। वहीं एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया है कि बैंक कार गार्ड रविंद्र हुड्डा बागपत का रहने वाला है। गार्ड रविंद्र का काफी दिनों से मैनेजर की छुट्टी लेकर विवादों में चल रहा था, जिसे लेकर गार्ड ने इस घटना को अंजाम दिया। एसीपी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि वारदात के बाद गार्ड मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई थी। सर, एक गनशॉट का मामला हुआ बैंक में, क्या पूरा मामला था? ये पंजाब सिंध बैंक में एक दोपहर में सूचना आई थी थाना लोनी बॉर्डर में, यहाँ के मैनेजर अभिषेक को इसी बैंक के गार्ड रविंद्र ने गोली मार दी है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अभी सूचना आई है कि उनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और गार्ड को पकड़ने के लिए हमारी टीम गठित की गई है और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूछताछ उससे करने के उपरांत और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके उपरांत हम लोग अन्य वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, बैंक में जब आप आए हैं तो प्राथमिक जो सूचना है उसमें क्या कारण रहा है गोली मारने? अभी तो यही बताया गया कि कुछ उससे कहा सुनी थी। आज वो बैंक में आया नहीं था अपनी ड्यूटी पर और मैनेजर से कुछ कहा सुनी है, उसके दौरान उसके द्वारा गोली मारा जाना बताया जा रहा है। बाकी उससे मिलने के बाद पूछताछ के उपरांत ही सारी स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी। बंदूक सर अंदर थी या वो साथ लेकर आया था पहले ही? नहीं, बंदूक यहाँ पर जमा थी और वो बंदूक वहाँ से वापस ले करके फिर उनसे बातचीत हुई। उसी दौरान कितने लोग थे साथ में? अभी तो उसी का नाम आया प्रकाश में, बाकी हम लोग और छानबीन कर रहे हैं और अगर कोई इसमें होगा तो उसका भी उसको हम लोग क्या कुछ वजह रही हत्या करने की? जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनसे कुछ कहा सुनी है, उसी के दौरान उसके द्वारा गोली चलाई गई है। अब बाकी अभी छानबीन के उपरांत ही पता चलेगा। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं और कोई तथ्य होगा तो आप लोगों को बैंक में कितने पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी थी? खबर बहराइच से, जहां पर जिलाधिकारी महोदय बहराइच के निर्देशन पर गठित जांच टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिरापुरवा क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से संचालित निजी चिकित्सालयों की जांच की गई है और जांच में उप जिलाधिकारी महिरापुरवा, मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच और अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महिरापुरवा और SHK महिपुरवा उपस्थित रहे और जांच में प्राय एक कृष्ण हॉस्पिटल, भारतीय स्टेट बैंक शाखा महिपुरवा में रोड बहराइच का अवैध संचालन होने का फलस्वरूप उक्त चिकित्सालय को त्वरित कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया
तत्पश्चात 2 नव भारतीय हॉस्पिटल महीपुरवा की जांच की जा रही है, जो कि 30 अप्रैल 2024 के बाद से दिनांक तक नवीनीकरण न होने तक मौके किसी भी चिकित्सा के न होने पर सील कर दिया गया। इसके बाद टीम द्वारा तारा देवी विशेष वरदाल नयापुरवा रोड महीपुरवा की जांच की गई है, जिसमें उक्त चिकित्सालय बिना पंजीकरण और वैध एनओसी के संचालन कर उक्त चिकित्सालय को सील कर दिया गया। तत्पश्चात टीम द्वारा 4 सिल्क सिटी हॉस्पिटल, जरही रोड 5 न्यू इंडिया हॉस्पिटल एवं 6 मां विंदा हॉस्पिटल, BMW और पॉल्यूशन और NOCG न पाए जाने पर 3 दिवस का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी कर वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित दिया गया। यदि उनके द्वारा समय अंतर्गत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते तो उनको भी सील कर दिया जाएगा। खबर आपको बता दें कि गाजीपुर से है, जहां पे गाजीपुर में जिले के 177 लाभार्थियों को मिला पीएम आवास योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मिली पहली किस्त जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम में मिला प्रमाण पत्र। पीएम आवास योजना का लाभ मिलने से लाभार्थियों में खुशी देखा गया। वही खबर गाजीपुर से, जहां पे बता दें कि 177 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 177 लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए पहली किस्त मिली है। सरकार की ओर से DBT के जरिए लाभार्थियों के खाते में आवास बनाने के लिए पहली किस्त के रूप में 1 लाख की धनराशि आज भेजी गई। गाजीपुर जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम के तहत इन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र के प्रदान किया गया। पीएम आवास योजना का लाभ मिलने से लाभार्थियों में खुशी का नजर आई। आज हमारे जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत 177 लाभार्थियों को उनके खाते में DBT के माध्यम से, कोई बिचौलिया नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं, सीधे उनके खाते में 1 लाख रुपए की धनराशि भेजी गई है। इसके पहले भी जनवरी में भी इस तरह का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी 2100 के आसपास हमारे लाभार्थी थे और सीधी उनके खाते में 1 लाख की धनराशि भेजी गई थी। मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी लाभार्थियों से कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप उनसे जुड़े। जैसे सामूहिक विवाह योजना, जिसमें पहले 50,000 की धनराशि थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। जो बच्चियां हमारी UPSC की तैयारी करना चाहती हैं, उसकी तैयारी के लिए भी निःशुल्क हमारी सरकार के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। अभ्युदय योजना के माध्यम से, सुमंगला योजना के माध्यम से हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गरीब भाइयों के लिए ये ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। खबर प्रयागराज झांसी, जहां पे झूसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। महिला का आरोप है कि झूसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव की रहने वाली बेबस लाचार और एक महिला के साथ उसके बॉस के द्वारा किए गए दुष्कर्म की शिकायत करने झूसी थाने गई थी, जहां उसे इंसाफ मिल सके, परंतु झूसी थाना में तैनात एक दरोगा ने नरेश यादव द्वारा उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसको बुलाकर एक होटल में ले जाकर उसके साथ परिवार को जेल भेजने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसका ऑडियो और चोरी से बना लिया और अब उसे बता दें कि मुझे जान से मारने की धमकी दिया और क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाया है। आइए देखते हैं पीड़ित महिला के साथ। प्रयागराज में झूसी थाना अंतर्गत एक गांव में मौजूद है। कैमरे के सामने जो महिला दिख रही होगी, कहा जाता है ना कि रक्षक ही बना भक्षक। एक पुलिस प्रशासन के ऊपर ये महिला जो है गंभीर आरोप लगा रही है, जो कि झूसी थाने में वो तैनात था दरोगा।
आखिर कैसे दरोगा के अफेयर में आती हैं और कैसे जो है दरोगा के संपर्क में आती हैं। हमारा आरोप नहीं, इन महिला का आरोप है कि एक दरोगा के ऊपर जो है गंभीर आरोप लग रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि दरोगा जी के संपर्क में आप आती कैसे? सर मैंने एक एफआईआर करवाया था झूसी थाने में। सर वो मैं एक पैथोलॉजी में, झूसी पैथोलॉजी, पुरुषोत्तम पैथोलॉजी में मैं जो है जॉब करती थी। और सर जॉब करने के दौरान वहाँ पे मेरे साथ जो है ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट का केस था। किस तरह का था? सर वो जो है मैं उनके साथ काम करती थी। काम करने के दौरान सर मैं उनके संपर्क में आई। संपर्क आने के बाद सर उन्होंने मेरा फोटो और वीडियो रख लिया और उसके बाद सर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे। तो इसकी सर सूचना मैंने थाने में दी और एफआईआर दर्ज हुई। उसकी सर एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जो है विवेचना अधिकारी नरेश यादव से मेरी मुलाकात हुई और संपर्क में हम आए। नरेश यादव कौन है? सर नरेश यादव हमारे विवेचना अधिकारी थे पूर्व में। जी सर। विवेचना अधिकारी थे। जी सर। तो जब विवेचना अधिकारी थे उस मुकदमे को लेकर के, तो फिर नरेश किस पद पे तैनात थे? सर वो कहाँ पे तैनात थे? सर वो झूसी में ही थे और सर दरोगा हैं वो, एसआई दरोगा हैं और हमारे विवेचना अधिकारी भी कहाँ थे। के रहने वाले हैं? सर ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। गाजियाबाद के। अच्छा, तो फिर इनके संपर्क में आप आती कैसे हैं? सर ये जो है हमारी विवेचना कर रहे थे और सर जब मैं एफआईआर के लिए पहले जाती थी, मेरा एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा था, वहाँ पे सर ये जो है मुझे फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे 2-3 दिनों से। फिर बाद में सर इन्होंने एक दिन हमें फोन किया कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। सर मदद करने के बहाने वो मेरे पास कॉल किए और मुझसे बातें करने लगे। फिर उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि आप ऐसे ऐसे करो, आईजीआरएस डालो और बहुत सारी चीजें सर उन्होंने बताया। उसके बाद सर फाइनली हमारी एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद सर विवेचना भी उन्हीं को मिली। अब ये सर इत्तेफाक है या वो विवेचना खुद से लिए हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो फिर आप लोग उनके रिलेशनशिप में कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है? सर मैं उनसे कोई रिलेशन में नहीं थी सर। इन्होंने मुझे आरोपी सर जो विनोद मिश्रा हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, उनकी पत्नी सर मेरे खिलाफ 156(3) का मुकदमा डाली हुई थी, जिसकी एप्लीकेशन सर नरेश यादव के पास आया था, एसआई नरेश यादव के पास। वो सर उस बात को लेकर के मुझे इतना डराए और धमकाए, बोले कि आपके पूरे परिवार को जेल हो जाएगी। और मैंने सर एक बार उनसे एप्लीकेशन पढ़ने के लिए बोला कि मुझे आप एक बार एप्लीकेशन पढ़ा दीजिए। तो सर वो जो है मुझे बोले कि ठीक है। मैंने बोला सर हमें फ़ोन पे भेज दीजिए, तो वो बोले मैं फ़ोन पे नहीं भेज सकता हूँ। उसके बाद सर वो मुझे बोले कि आप आ जाइए, मेरे दोस्त का एक ऑफिस है, वहाँ पे आ जाइए, मैं आपको पढ़ा दूँगा। मैं सर ऑफिस समझकर वहाँ पे गई तो वो सर होटल निकला। और सर आप बाहर से उस होटल को देखकर नहीं कह सकते हैं कि वो होटल है। वो बाहर से बिल्कुल घर जैसा था, ऑफिस जैसा था। अंदर जाने के बाद सर पता चला कि वो होटल है। क्योंकि सर उस समय मैं इतनी परेशान थी, मुझे इतना डराया गया था कि आपके पूरे परिवार, जो कि सर मेरी बहनें, शादीशुदा बहनें हैं, उनका भी नाम उसमें था। और मैं सर इतनी डरी हुई थी कि मैंने ये सब चीज़ों को एकदम ध्यान में न रखते हुए मैं सर अंदर गई और उनके सर वो मुझे एप्लीकेशन पढ़ाया। एप्लीकेशन में सर ऐसा-ऐसा एलिगेशन लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद से सर परेशानी का फ़ायदा ये उठाते हुए मेरे साथ सर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। और उसके बाद में सर मैंने जो है वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। फिर सर ये मैं वहाँ से चली आई और उसके बाद में सर उसके बाद से ही ये मुझे फिर ब्लैकमेल करने लगे। और उसके बाद सर ये कुछ दिन बाद ये लाइन हाज़िर हो गए। मेरा बातचीत करना इनसे मैंने बंद कर दिया, इनका नंबर मैंने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। सर ब्लैकलिस्ट में डालने के बाद ही ये आरोपी के साथ मिल करके मेरी फ़ोटोज़ वग़ैरह उनसे ले करके, और दोनों लोगों की सर बात लगातार होती थी, ये दोनों लोग मिले हुए थे। इसकी जानकारी मुझे पहले। क्या आपके साथ दरोगा गलत किए थे उस समय पहली बार? जी सर। जी सर। उसी होटल में? जी सर। जहाँ पे वो ऑफिस बताए थे? जी सर। तो जबरदस्ती किए थे कि उसमें आपकी भी इच्छा थी? नहीं सर, मेरी कोई इच्छा नहीं थी सर। वहाँ पे मैं उस समय इतना परेशान थी कि मैंने सर कोई रिएक्ट नहीं किया, ये मेरी गलती है। तो कहीं आप ये सोची होंगी कि हम इनके रिलेशन में आ जाएँगे तो हमारा जो मुकदमा है, हो सकता है हम बच सकें? जी सर, मेरे दिमाग में यही आया था क्योंकि वो डाले भी यही थे मेरे दिमाग में। इतना सर मेरे ब्रेन को वॉश कर दिया गया था कि मैं तुम्हारा मुकदमा, ये एप्लीकेशन ही मैं यहाँ से हटा दूँगा, थाने से ही मैं एप्लीकेशन हटा दूँगा। अभी भी दरोगा जी आपको धमकी दे रहे हैं? किस तरह की धमकी-वमकी मिल रहा है कुछ? सर अभी भी दरोगा जी मेरे जो आरोपी विनोद मिश्रा है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके साथ सर मिल कर के मेरे जितने जानने वाले हैं, मेरे जितने रिलेटिव हैं, मेरे वर्किंग प्लेस वाले लोग जितने भी हैं सर, सबके पास वो ऑडियोज़ भेज रहे हैं। एडिटेड ऑडियोज़ भी है सर उसमें, और एडिटेड जो है न्यूड फ़ोटो है, अश्लील फ़ोटो है। और ये सब करके सर वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूँगा, मैं पूरे प्रयागराज में तुम्हें बदनाम कर दूँगा। आपके पति को भी पता चला है इस बारे में? सर मेरे पति को नरेश यादव के द्वारा ही वो सारी चीज़ें भेजी गई है, तो जिससे पति का क्या आपका रिएक्शन रहा? सर मेरे पति-पत्नी का रिश्ता तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देख रहे हैं कितनी शर्म की बात है।
जब रक्षक ही बन जाए भक्षक। एक दरोगा को क्या कहें कि इस महिला को पहले अब झांसे में लेते हैं और इस महिला को मजबूरी का जो है दरोगा नरेश यादव जो है फायदा उठाते हैं, जो कि झूसी थाने में तैनात थे वो, और इनका मुकदमा का जांच भी उन्हीं को मिला था और उसी के बहाने जो है इस महिला को अपने संपर्क में ले लेते हैं। फिलहाल अभी तक जो है क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई, हम इनसे भी बातचीत करें। तो जब दरोगा आपके साथ इस तरह से हरकत करते हैं तो आप उच्च आला अधिकारियों से मिली, आप एप्लीकेशन दी और अपनी जो दास्तान थी वो बताइए आप। जी सर, मैं पूरे उच्च अधिकारियों को सर झूसी एसएचओ सर, झूसी सीओ सर और डीसीपी सर, सभी लोगों को ये जानकारी है और मैं सर एप्लीकेशन एक बार नहीं सर 20 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। मैं हर रोज मैं पर डे सर जाती हूँ, कभी अधिकारी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन सर अधिकारियों के जानने के बाद भी सर उनका कहना ये है कि अभी वो यहाँ पे है नहीं। अच्छा, अभी वो कहाँ पे है? सर अभी आज की डेट में तो वो सर यही झूसी प्रयागराज में ही है। और इसके पहले रहता कहाँ है? सर इसके पहले भी वो झूसी प्रयागराज में ही था, कुछ दिनों के लिए वो सर गाजियाबाद शायद गया था। अभी वो कार्यरत कहाँ पे है? सर वो अभी कार्यरत नहीं, उसका ट्रांसफर सर आजमगढ़ हो गया है, लेकिन आजमगढ़ सर उसने ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन नहीं किया है? जी सर, जो मुझे जानकारी मिली है। अच्छा, तो जब आपका अश्लील जो फोटो था, वो वीडियो था, क्या वो सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी दे रहा था कि वायरल किया था? सर उसने व्हाट्सएप पे जितने मेरे जानने वाले थे, उसमें सर बहुत गंदे तरीके से, बहुत गंदी वॉइस में भेज करके उसमें ये बताते हुए कि ये मेरा है, ये बताते हुए सर ये इसने व्हाट्सएप पे कम से कम 20 लोगों को सर ये भेजा है। डीएम साहब और जो सक्षम अधिकारी कमिश्नर साहब हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगी कि सर इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, आरोपी विनोद मिश्रा को भी सर और नरेश यादव को भी, क्योंकि ये लोगों ने सर मिल कर के मेरा एकदम से जीना दुश्वार कर दिया है। मेरे सर 2 बच्चे हैं, मैं अब इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं जी सकूँ। मैं सर मेरे पास आत्महत्या करने के सिवा कोई और रास्ता क्यों नहीं दिख रहा आत्महत्या है। करेंगे? अभी प्रशासन है और उच्च आला अधिकारी हैं, आपको इंसाफ दिलाएंगे। सर मैं प्रशासन के पास पिछले 3 महीने से दौड़ रही हूँ। 3 महीने से सर मैं दौड़ते-दौड़ते इतनी थक गई हूँ अब कि अब मेरे पास वो सर मुझे उसने वॉइस भी भेजा हुआ है कि मैं किसी के पास भी चली जाऊँ, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। क्या कभी आप कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश की हैं? जी क्या सर। मिली हैं? जी सर, मैं कमिश्नर साहब से एक बार मिली हूँ सर और उन्होंने बोला था कि कार्यवाही होगी और आप जाइए। अच्छा, उस समय जब आपने इनके खिलाफ नरेश यादव जो दरोगा हैं, इनके खिलाफ जब एप्लीकेशन दी थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई थी? जी सर, एप्लीकेशन देने के बाद सर उनके खिलाफ एफआईआर लिखा गया था। एफआईआर के बाद सर उन्हें जेल भी भेजा गया था। कितने लेकिन दिन के लिए? लेकिन सर उनको रिमांड पे भेजा गया था और 151 सीआरपी के तहत। जी। जी सर, उसके बाद में सर वो 2-3 दिनों में सर वो आ गया वापस और आने के बाद से सर वो इसी तरीके से मुझे ब्लैकमेल करने लगा। एडिटेड ऑडियो भेज रहा है सर सबके पास, एडिटेड फोटो भेज अच्छा, रहा आप है। लोग कहाँ पे कितने बार मुलाकात हुई थी आपकी और नरेश यादव जो दरोगा थे? सर मैं 2 से 3 बार मेरी उससे मुलाकात कहाँ हुई पे है। हुई थी? सर एक तो उन्होंने मुझे अंदावा में जो बुलाया था ऑफ़िस का बता कर के और सर एक बार मेरी झूसी थाने पे ही उनसे मुलाकात हुई है और एक बार सर वो केस के सिलसिले में बात करने के लिए और मुझ पर सर मतलब दबाव बनाने के लिए कि आप केस वापस ले लीजिए, इसमें कुछ होगा नहीं और इस चीज़ के लिए सर वो मुझसे रेस्टोरेंट में आकर के मिले थे। अब कहाँ जाएँगी आप? किसके सहारे जिएँगी? अब तो आपका ना तो घर रहा, ना तो घाट रहा। पति भी आपको छोड़ दिया और थोड़ी-सी आपकी गलती थी जी सर। और यही थोड़ी-सी गलती आज इतना बड़ा आपको तकलीफ़ें हो रही हैं, इतनी जो है बच्चों को भी तकलीफ़ हो रही है। सर मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं सर प्रशासन से सहयोग माँग-माँग कर थक चुकी हूँ। प्रशासन मेरा माननीय कोई योगी जी से क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी से? सर मैं योगी आदित्यनाथ जी से बस यही कहना चाहूँगी कि अगर वो महिलाओं के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सर उन्होंने नंबर भी निकाला है 1090। 1090 पे सर पिछले मैं 1 साल से कंप्लेन कर रही हूँ। मैंने आरोपी विनोद मिश्रा के लिए भी कंप्लेन किया था और मैंने सर नरेश यादव के लिए भी कंप्लेन किया था। लेकिन सर मेरी कोई मदद नहीं हो रही अब है। क्या चाहती हैं आप? सर मैं चाहती हूँ कि वो दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए और वो मेरा पीछा सर छोड़ दें। तो क्या पहली बार आप ही को जो है नरेश यादव जो दरोगा हैं टारगेट लिए थे कि और लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ? जी नहीं सर, नरेश यादव के खिलाफ सर एक एफआईआर और भी है, उनकी पत्नी के ही खिलाफ, जिसमें सर उन्होंने मुझे भेजा था और मुझे पता भी चला और सर एक वो लिविंग में भी रह रहे हैं, उनके सर कई अफेयर्स हैं और जिसके बारे में मुझे जानकारी क्या मिली। दरोगा जी का यही काम है क्या? जी सर, उनका यही काम है, वो जहाँ भी सर पोस्टेड होते हैं, वहाँ पे लड़की फँसाते हैं, लड़कियों को अपने झांसे में लेते हैं, उसके बाद में उनसे फिर शादी का दबाव बनाते हैं, फिर उनसे वो पैसे ऐंठते हैं। क्या आपको भी शादी का दबाव
बना रहे हैं नरेश यादव दरोगा? जी सर, मेरे ऊपर भी वो शादी का दबाव बना रहे हैं, जबकि मैं शादीशुदा हूँ सर, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रहे हैं और उनका कहना ये है कि मैं तुम्हें मायके और ससुराल में इतना बर्बाद कर दूंगा, इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मेरे पास आने के सिवा। लास्ट में आप मेरे पास आओगे? जी सर, उनका यही कहना है। देख रहे हैं महिला हैं और योगी सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है नारा चल रहा है। एक दरोगा ही जो है अपने कर्तव्य और निष्ठा को नहीं समझता है और इस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। और फंसाता कैसे है कि जांचकर्ता अधिकारी नरेश यादव ही थे। नरेश यादव जांचकर्ता थे इनके और धीरे धीरे नरेश यादव अपने प्रेम जाल में इनको फंसा लेते हैं और उसके बाद कुछ चीजें बताने के लिए इस महिला को बुलाते हैं एक ऑफिस बता करके। मगर जब ये महिला वहां पे पहुंचती है तो ऑफिस नहीं एक होटल रहता है और उस होटल में इस महिला के साथ जो है जबरदस्ती की जाती है और इनके साथ जो है गलत किया जाता है। फिलहाल ये महिला आज दर दर का जो है ठोकर खाते हुए नजर आ रही है। ये महिला शासन प्रशासन डीएम और एसडीएम और यहाँ तक कि कमिश्नर साहब और सीओ साहब से इंसाफ की मांग कर रही है और कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकदमा फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है नरेश यादव दरोगा के खिलाफ दायर जरूर कर ली है, मगर अभी भी नरेश यादव दरोगा अभी भी इस महिला को धमकी दे रहे हैं और इस महिला को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से कहना चाहेंगे इस मामले को गंभीरता से ली जाए और इसकी जांच पड़ताल की जाए। आखिर इस महिला जो आरोप लगा रही है कहां तक सही है। फिलहाल ये महिला बार बार जो है शासन प्रशासन के पास जाने के बाद एप्लीकेशन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए अभी हम झूसी थाना अंतर्गत एक गांव में मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।